हेलो बच्चों, हम लोगों ने पार्ट 1 में सहसंयोजी आयनिक बंध उसके क्रिस्टल के बारे में जान लिया था। ठोस क्रिस्टल क्या होते हैं उसके, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है। केमिस्ट्री है पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग सॉल्व कर चुके, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए या मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या। एक्स वाई जेड 3 अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। 3 अक्षों से जो अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। चलिए हम आपको देख लेते हैं। ये है मेरे पास, ये जो यहाँ पे डॉटेड लाइन है, ये इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं जालक बिंदु। और ये जो फलकें जो होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका बोलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है? देखो, एकक कोष्टिका या इकाई सेल, ठीक है, एकक कोष्टिका या इकाई सेल। तो क्रिस्टल जालक में पाई जाने वाली छोटी छोटी पुनरावृत्त इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? एकक कोष्टिका कहलाती हैं। ओके, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका बोलते हैं। ठीक है। इकाई सेल के पैरामीटर, इकाई सेल के हम लोग पैरामीटर देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है और ये जेड अक्ष होता है। तो यहाँ पे जो एक्स और वाई अक्ष के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? अल्फ़ा एंगल बनेगा। और वाई और जेड के बीच में कौन सा एंगल बनेगा? बीटा एंगल बनेगा। और एक्स और जेड के बीच में कौन सा एंगल बनेगा? गामा एंगल बनेगा। ठीक है। तो ये होती है ए और ये होती है बी लेंथ और ये होती है सी लेंथ। तो हम लोग देखते हैं इकाई सेल के प्रकार, हम लोग देख लेते हैं इकाई सेल के प्रकार क्या होते हैं। तो कोष्टिका मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। जो कोष्टिका होती है वो तो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 प्रकार की पढ़ेंगे। तो नंबर 1 क्या होता है? सरल घनीय एकक कोष्टिका। क्या होती है? सरल घनीय एकक कोष्टिका। इसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्टकट में बोलते हैं SCC। ओके, SCC। तो SCC क्या होता है हम उसको देख लेते हैं उसके बारे में। इसमें अवयवी कण घन के कोणों पर उपस्थित होते हैं, जिसमें प्रति एकक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 1/8 गुणे 8 इक्वल कितना होता है? 1 होती है। ओके, तो घन इस टाइप का होता है। मैं आपको छोटा सा बना के दिखा दे रहा हूँ एक। तो ये जो यहाँ पे ये जो पॉइंट होते हैं ये यहाँ पे उपस्थित होती है। इसके ये जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर यहाँ पे ये उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे उपस्थित, ये 8 होते हैं तो उनका 1/8 हमको करना होता है। तो हमने 1/8, ये 8 होंगे ना, देखो 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे, तो 8 और 1/8 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 8। फिर हम लोग देखते हैं नंबर 2, केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। तो केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका को हम लोग, यह 3 प्रकार की होती है। केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका कितने पर? यह 3 प्रकार की होती है। नंबर ए है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। इसको हम लोग बोलते हैं BCC। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम लोग? BCC। इसमें अवयवी कण कोणों के साथ केंद्रों पर उपस्थित होते हैं। कहाँ पे उपस्थित होते हैं? केंद्रों पर उपस्थित होते हैं। इसमें प्रति एकक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 1/8 इंटू 8 होती है। ये तो 1/8 इंटू 8 करना ही होता है, प्लस 1 और होती है। तो ये 8 से 8 कैंसिल होगा, 1 यहाँ पे होगा, 1 ये, तो 1 और कितना होगा? 2। तो BCC में कितने होते हैं? 2 होते हैं। SCC में कितने होते हैं? 1 होता है। ये आपको लर्न करके रखना है। चलिए आगे देखते हैं B क्या है। B पार्ट, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। तो फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका को बोलते हैं FCC। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? FCC। तो इसमें क्या होता है? देखो, इसमें अवयवी कण कोणों के साथ फलकों पर उपस्थित होते हैं। इसमें प्रति एकक कोष्टिका अवयवी कणों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 1/8 प्लस 1/2 इंटू 6, तो कितने निकल आई? 4।
देखिए 1/8 इंटू 8 है प्लस 1/2 होगी इंटू 6, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1, तो 1 + 3 बराबर कितना निकला है 4, तो कितनी होती है 4 होती है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद सी हेडिंग मेरे पास अंत या अंतः लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा होगा, ठीक है। अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी कण कोणों के साथ साथ किन्हीं दो फलकों पर उपस्थित होते हैं। इसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की जो संख्या होती है कितनी 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 2 इक्वल कितनी होती है 2 हो जाएगी। तो ये होती है सीसी की संरचना। ये जो कॉर्नर पे दिए गए 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने होते हैं 8, तो इसी का हम लोग क्या कर देते हैं 1/8 इंटू 8, तो इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, क्योंकि इसके बीच में कहीं नहीं होता है। इसमें देखिए ये कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं 4 8, एक ये बीच में और होता है, तो यही क्या हो जाता है 1/8 इंटू 8 और प्लस कितना हो जाता है 1, तभी इसमें कितने हो जाते हैं 2। इसमें क्या होता है देखो 1 2 3 4 ये 8 तो होते ही हैं, उसके बाद 1 2 3 4 4 ये और होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू कितना हो जाता है 6, तो इसमें कितने होते हैं 4 होते हैं। और इसमें कितना होता है देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो इसको हम जब निकालेंगे कितना हो 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 2 और कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 निकल के आ जाए। तो ये अंत केंद्रित घनीय, तो ये उनकी संरचनाएँ दी गई हैं, तो आप इनको बना लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सीसी, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं सीसी। तो ये कर किसी संपूर्ण क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण के आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं संकुलन दक्षता कहते हैं। कहीं कहीं दक्षता को क्षमता भी बोला गया है, ओके, कहीं कहीं इसको क्षमता भी बोला गया है, तो आप लोग क्षमता लिख दें या दक्षता लिख दें, दोनों सेम होते हैं। तो दक्षता बराबर क्या होता है घन के अवयवी कण का आयतन बटे संपूर्ण जालक का आयतन इंटू 100, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। इसमें क्या होता है नंबर 1 मेरे पास हेडिंग है सरल घनीय की दक्षता। तो सरल घनीय दक्षता क्या होती है SCC होती है। तो हम लोग देख लेते हैं नंबर 1 क्या सरल घनीय की दक्षता मतलब SCC, ये इम्पोर्टेंट है, इस बार ये आई थी अभी क्वेश्चन 2020 में इसको पूछा गया था, तो इसको आप लोग स्टडी कर लीजिए। ये 3 हैं, तीनों आप लोगों को स्टडी करनी है। तो इसमें अवयवी कण केवल कोणों पर उपस्थित होते हैं। यदि अवयवी कण को गोला माना जाए तो कोनों के गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं। अभी हम आपको फिगर दिखाएंगे। तो इसकी भुजा क्या होगी, भुजा की लंबाई जो है वो a है, a बराबर हो जाएगा 2r और संपूर्ण जालक का आयतन कितना होगा AQ। तो अगर घन का आयतन निकालें तो 2r की पावर हो जाएगा 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2r इंटू 2r इंटू 2r 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 8r की पावर 3। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³ होता है। कितना होता है गोले का आयतन 4/3 πr³। तो गोले का आयतन कितना हो गया 4/3 πr, तो हम लोग दक्षता निकालेंगे तो कितना 4/3 πr³ इंटू 8 πr³ घन का आयतन। तो हमने जब इसको r³ से r³ कट गया और 8 से ये कट गया तो कितना हो जाए π/6 बचा। पाई की वैल्यू क्या 3.14 होती है, तो हमने इसको रख लिया, ये कितना हो गया 6 इंटू कर दिया। प्रतिशत निकालना हमको, तो हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सॉल्व करें कितना आएगा 52 लगभग में, ठीक है 50.33 आएगा। तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये इस तरीके से बने होते हैं, ये हमने फिगर आपको दिखाया। तो इसकी रेडियस r होगी, इसकी r होगी, तो दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 2r, भाई हम लोगों ने 2r अभी यूज की थी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं BCC की दक्षता। उसमें फिगर कुछ इस टाइप का होगा। तो ये देखिए यहाँ से ये बीच वाला जो गोला है वो इसको और इसको दोनों टच करे, इसकी r रेडियस, इसकी r और इसकी r और इसकी r, तो मतलब 2r इसकी हो गई बीच वाले की, r इसकी कितनी हो जाएगी टोटल 4r, और भुजा कितनी है a। तो हम लोग क्या देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर 2 है BCC की दक्षता। तो BCC की दक्षता जब हम लोग देखेंगे तो क्या इसमें अवयवी कण कोने के साथ केंद्र पर उपस्थित होता है, जिसमें केंद्रीय गोला सभी 8 गोलों को स्पर्श करता है। अतः 2
कोनों के गोले व एक केंद्रीय गोले से जालक के आयतन की गणना निम्न प्रकार की जाती है। तो कैसे की जाती है, देखो ये मेरे पास अभी हम लोगों ने बताया था। तो हम लेंगे त्रिभुज BCD में, तो हमारे पास है BCD, BDC, ये यहाँ पे पॉइंट C है, तो BCD ये मेरे पास एक सर्कल है। तो इसकी R हो गई, इसकी 2R हो गई, इसकी R हो गई। तो हम लोग जब क्या निकालना है, हमको निकालना है BD। तो BD ये रहा। तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना, तो पाइथागोरस प्रमेय। तो BD का स्क्वायर बराबर होता है BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी है, देखो BC इसकी वैल्यू कितनी है A, पूरी रेडियस एक वो है ना A लेंगे हम लोग इसको A, और CD भी कितनी है A, तो A कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो हम BD बराबर निकालें √2A, तो BD की क्या निकले √2A। तो अब हम लोग हैं त्रिभुज ABD में, अब हम लोग लेंगे A, B और D लेंगे। तो ABD में जब हम लोगे तो AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इसका इक्वल होगा BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर। तो ये AB कितना हो जाएगा, देखो AB यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4R स्क्वायर, क्योंकि R ये R टोटल एक 4R स्क्वायर बराबर हो BD की अभी वैल्यू निकाले में √2A का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16R स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग जब ऐड करें तो 2A हो जाएगा, 2A स्क्वायर, और ये किया तो 3A स्क्वायर। तो यहाँ से A बराबर अगर हम लोग निकालें कितना निकलेगा 4/√3। तो ये यहाँ पे R की वैल्यू, A की वैल्यू निकल आई है। ओके, अब हम लोग देखते हैं, देखो भुजा की लंबाई कितनी निकली 4R/√3 भुजा की लंबाई। संपूर्ण जालक का आयतन अगर हम निकालें तो क्या होगा, घन का आयतन वटे, तो घन का आयतन हम लोग करेंगे तो घन का आयतन भुजा ये थी, तो इसका हम Q कर देंगे, कितना कर देंगे पावर 3 करेंगे। तो इसको हम लोग अभी ऐसे लिखते हैं। फिर गोले का आयतन कितना होता है 2, मतलब इसमें कितने गोले हैं 2 हैं। इस तरीके से बन रहे थे, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लोग आधा गोला यहाँ पे, आधा गोला यहाँ पे, ये के पूरा, तो कितने गोले हो गए टोटल 2 गोले होंगे मेरे पास। तो 2 गुणे 4/3 πr/Q। तो यहाँ पे हम CC निकाल लेते हैं, दक्षता निकालें। CC का मतलब दक्षता, 2 गुणे 4/3 πr/Q, और ये क्या 4R/√3 का Q। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना, देखो √3 यहाँ से ये कट जाएगा, 4/3 से ये चीज़ कट जाएगी। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, नहीं तो देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा कितना 8/3 πr/Q होगा, अपॉन इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 3 टाइम, ओके, और R की पावर 3 हो जाएगा। अपॉन में इसको हम लिखेंगे 3√3। तो ये क्या होगा, देखो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, 2 बचेगा, इसको इससे काट देंगे तो ये 2 बचेगा, और ये रूट से ये चीज़ कैंसिल हो गई, RQ से RQ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा पाई बचेगा मेरे पास, कितना बचा यहाँ पे पाई बचा, और ये √3 ऊपर जाएगा तो √3, और अपान में यहाँ कितना 4 दूनी 8, तो ये बचेगा। तो इसकी हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू रख ली √3 इंटू ये बचा मेरे पास इंटू 100% चाहिए था, तो 67.90% निकल के आएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है सभी। फिर हम लोग देख लेते हैं FCC की दक्षता। FCC की दक्षता कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको हम लोग कभी कभी CCP भी बोल देते हैं, या कहीं कहीं HCP बोलते हैं। तो ये FCC या CCP या HCP एक ही चीज़ है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का फिगर होगा, 3D फिगर देखिए आप लोग। तो ये मेरे पास एक लाइन में लेके ये एंगल, ये तो सर्कल बने हैं, बीच में एक पूरा है, ये हाफ इसका है हाफ इसका है। तो हम लोग क्या त्रिभुज ABC, तो हम लोग त्रिभुज लेते हैं AB और C। तो जब हम ABC लेंगे तो इसमें AC क्या होगा, मेरा कर्ण होगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC कितना है मेरे पास, इसका R होगा, इसका 2R होगा, इसका R होगा तो 4R हो जाएगा। तो 4R का स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी A स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी A स्क्वायर। तो ये 16R स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड कर दें तो A स्क्वायर बराबर कितना बचे 8R स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम A बराबर निकालें तो 2√2R। तो यहाँ पे हम निकालेंगे A की भुजा निकल है, संपूर्ण घन का आयतन अगर हम लोग निकालें तो कितना होगा AQ A की वैल्यू ये है, तो हमने इसको इस तरीके से रख दिया यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं अवयवी कण का आयतन।
तो उसमें कितने गोले थे, 4 गोले होंगे, तो 4 गुणे पाई 4/3 पाई आर क्यू ये गोले का आयतन होता है। तो सीसी मतलब दक्षता हम लोग निकाला 4 गुणे 4/3 पाई आर क्यू अपान में जो हम लोगों ने निकाला था वो रख लिया। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 16/3 इंटू पाई आर क्यू होगा अपॉन, इसका हम लोग करेंगे तो ये 3 टाइम होगा तो ये हो जाएगा 8 इंटू, इसको हम लोग लिख लेंगे 2 और √2 हो जाएगा ये, और आर क्यू, तो आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो गया, 8 बन जा और ये हो जाएगा 8 2 जा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास ऊपर कितना बचा, पाई बचेगा, तो पाई बच गया यहाँ पे, √2 बचा और कितना बचेगा यहाँ पे, ये वाला 3 बच गया, इंटू 100 कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि फार्मूले में 100 होता है परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये जब हम पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 3.14, तो पाई की वैल्यू हमने पाई बराबर यहाँ पे लिख लीजिए 3.14 होता है। तो हमने पाई की वैल्यू कितनी रखी, 3.14, तो 3.14 रखा, इंटू √2 की वैल्यू होती है मेरे पास 1.414, तो ये हमने वैल्यू रख ली। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो निकल गएगा 74%। तो इन तीनों को आप लोग FCC BCC इनको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ठोसों में दोष या त्रुटियाँ। तो ठोसों में दोष क्या, ठोसों में निश्चित ज्यामिति की संरचना में ताप बढ़ाने से या अशुद्धि प्रवेश करने से नियमित व्यवस्था में विचलन उत्पन्न होना क्या कहलाता है, दोष या त्रुटि या अपूर्णता कहलाती है। तो देख लेते हैं दोष कितने प्रकार के होते हैं। दोष 2 प्रकार के होते हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉनिक या आयनिक यौगिक, और एक होता है परमाणविक या आयनिक यौगिक, इसको हम लोग बिंदु दोष भी बोलते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। इसमें होता है एक रिक्तिका होती है और एक अंतराकाशी होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो जो मेरे पास आयनिक दोष होता है, पहला दोष, इसको हम 2 जगह बांटते हैं। एक होता है स्ट्राइक्रोमिति, इसको हम लोग 2 जगह बोलते हैं, फ्रैंकल दोष बोलते हैं और शॉर्टकी दोष बोलते हैं। और ये होता है नॉन स्ट्राइक्रोमिति, इसको हम लोग 2 जगह बांटते हैं, धनायनिक और ऋणायनिक। और ये धनायनिक ऋणायनिक 2 जगह टूटता है, इसमें धन का प्रवेश होता है और उसमें ऋण का निष्कासन होता है। इसमें धनायनिक में क्या होता है, धन का प्रवेश होता है और ऋण का निकासन होता है, मतलब ऋण चिन्ह बाहर निकलता है। ऋणायन में क्या होता है, ऋण चिन्ह का प्रवेश होता है और धनायन का निष्कासन होता है। चलिए हम लोग इसका अंतर देख लेते हैं। क्रिस्टल जालक में मुख्यतः 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। जो क्रिस्टल जालक में दोष होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष और परमाणविक दोष। तो हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक दोष में, इसमें ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में प्रवेश कर जाते हैं। अगर हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं निम्न ऊर्जा से किस में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा में। परमाणु में क्या होता है, इसमें अभी कणों की नियमित व्यवस्था में विचलन या अनियमितता आ जाती है। नंबर 2 है अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक, कुचालक, सहसंयोजी ताप, सुचालक या आयनिक होते हैं। इसका क्या होता है, ताप बढ़ने से क्षैतिज रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं, सिलिकॉन में ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाती है। अगर सिलिकॉन में हम लोग ताप बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ जाती है, गति। इसमें इस दोष में अवयवी कण स्थान छोड़ देता है और या अंतरावकाश में प्रवेश कर जाता है। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना स्थान छोड़ देता है और अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है। इसमें धारा का प्रवाह होता है। इस तरीके से ये सिलिकॉन है तो इसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये तो इसके थे अंतर, तो आप लोग देख लीजिएगा इनके अंतर। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं परमाणवीय दोष के प्रकार। तो परमाणवीय दोष 2 प्रकार, एक रिक्तिका होती है और एक अंतराकाशी होती है। तो अंतराकाशी क्या होती है, देखो यह एक अनायनिक यौगिकों में पाया जाता है, यह भी अनायनिक यौगिकों में पाया जाता है, दोनों का सेम है। नंबर 2 क्या, ताप बढ़ाने से अवयवी कण अपना स्थान छोड़ देता है। इसमें नंबर 2 क्या, इसमें ताप बढ़ने से अवयवी कण अंतरावकाश में प्रवेश कर जाता है, अंतरावकाश में प्रवेश कर जाता है। नंबर 3 क्या है, अवयवी कण के स्थान छोड़ने से होल, मतलब जो छेद होता है, होल या रिक्तिका बनती है। इसमें क्या, अवयवी कण के प्रवेश करने से मुक्त अवयवी कण का निर्माण होता है। जो मुक्त अवयवी कण होता है उसका निर्माण, क्योंकि वो अपनी जगह छोड़ेगा तो मुक्त हो जाएगा। नंबर 4 है, इसमें द्रव्यमान घटने से घनत्व घटता है। इसमें क्या होता है, इसमें द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व बढ़ता है।
तो कुछ इस तरीके से होते, जैसे यहाँ पे कोई एंगल था, यहाँ से इसने छोड़ दिया तो ये होल बन गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल। और जैसे यहाँ पे था ये और हट के यहाँ पे पहुँच गया, ये विकर्ण है, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे गैप हो गया, तो इसको बोले अंतरा अवकाश बोलेंगे।